जी, हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था होम्योस्टेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने होम्योस्टेसिस को डिफाइन करवाया था कि हमारी मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस विद इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद इन द नैरो रेंज ऑफ लिमिट। विद इन द नैरो रेंज ऑफ लिमिट, मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप द इंटरनल टेम्परेचर फिक्स। होम्योस्टेसिस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर फिक्स रख लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। उसके अंदर म्यूटेशन आए, लेकिन म्यूटेशन आए विद इन द नैरो रेंज ऑफ लिमिट्स। मीन्स के 36.5 हो जाए या 37.5 हो जाए, पॉइंट्स के अंदर थोड़ी बहुत म्यूटेशन आ जाए, ये होता है विद इन द नैरो रेंज ऑफ लिमिट्स। उसके बाद हमने कहा दो टर्म को पढ़ा था, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट विद इन द सेल इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट आउटसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेसिकली ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये इफेक्ट करता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बाहर के एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है, चेंज आती रहती है हर वक्त। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके दिन का टेम्परेचर कुछ और होता है, रात का टेम्परेचर कुछ और होता है, और दोपहर का टेम्परेचर कुछ और होता है। मीन्स के टेम्परेचर वेरी करता है, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस में एग्जांपल दी थी, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज के अंदर चले जाए, वहां पे टेम्परेचर कुछ और होगा, इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर आप चले जाए, टेम्परेचर कुछ और होगा। सो आपका जो टेम्परेचर है ये वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है जी सुल्तानुल आरफीन, आपका कोई क्वेश्चन? सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट तो नहीं करेगा ना, मतलब वो हमारे अंदर उस अकॉर्डिंग हम चेंजिंग करेंगे ताकि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन है, लेकिन ये उसको मतलब उसके अंदर किसी किस्म का चेंज तो नहीं ना लाएगा, जी, एक माइन्यूट चेंज से एक्सटर्नल ज्यादा। एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, लेकिन वो चेंज नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि आपकी बॉडी के पास अडेप्टिव मैकेनिज्म है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। ठीक है, यस सर। आपकी बॉडी के यस सर। पास आपका इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, उसके आपका कंट्रोल सेंटर है आपके पास। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में कंट्रोल सेंटर है जो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, वो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज को उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कल हमने बात की थी कि जो टेम्परेचर है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम क्या है? बेसिकली कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो इस होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन रखता है। इसके मैंने आपको बताया था तीन कंपोनेंट्स हैं। चले मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे आप लोग, कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स है। एक को हमने नाम दिया था रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स के बारे में हमने दूसरा क्या का नाम बताया था कि दैट डिटेक्ट द चेंज। ठीक है, यस सर। दैट डिटेक्ट एनी स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होती है? यस सर। स्टिमुलस, स्टिमुलस, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज एनी कॉल्ड चेंज इन द स्टिमुलस। एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। रिसेप्टर वो कंपोनेंट है कंट्रोल सिस्टम का जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर को कैसे डिफाइन करवाएंगे? रिसेप्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट डिटेक्ट द स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस, any change within the external environment is called stimulus. जी, कंट्रोल सिस्टम उस रिसेप्टर स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और वो सिग्नल सेंड करता है कंट्रोल सेंटर को, रिसेप्टर को। और कंट्रोल सेंटर फिर आगे सिग्नल किसको सेंड करता है? इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स और को। इफेक्टर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं। व्हाट आर द इफेक्टर्स? इफेक्टर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम
that receives signal from the control center and show response according to the that stimulus. मैंने आपको कल सुल्तानुल आरफीन ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये कैसे मैकेनिज्म होता है, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपका फीडबैक भी यहीं से मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा। कल मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी सिर्फ आपको कि फीडबैक क्या होता है, आज मैं उसको डिटेल से भी बता रहा हूँ और ये एग्जांपल भी सुने, बात क्लियर हो जाएगी आपकी। आप अब जैसे गर्मी है, अगर किसी के पास एसी नहीं चल रहा, मेरे पास एसी नहीं है बल्कि इवन कि मैंने अब पंखा भी बंद कर दिया है ताकि कोई शोर वगैरह ना हो और मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच जाए। गर्मी में बैठा हूं, मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरी स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। वो थर्मो रिसेप्टर्स वो स्टिमुलस को, गर्मी को डिटेक्ट कर रहे हैं और वो रिसेप्टर्स गर्मी को डिटेक्ट करके मेरे ब्रेन को, यहाँ ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, इसको मैसेज दे रहे हैं और मुझे महसूस और मेरा दिमाग समझ रहा है कि बाहर के एनवायरनमेंट में गर्मी है। फिर मेरे ब्रेन ने क्या किया, मेरे ब्रेन ने, हाइपोथैलेमस ने, जो ग्लैंड है, इसने इंस्ट्रक्शंस दी है मेरे इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या था, इफेक्टर्स है मेरे स्वेटिंग ग्लैंड्स। ब्रेन ने फौरन मैसेज दिया इफेक्टर्स को। इफेक्टर क्या था, हमारा ग्लैंड है, वो स्वेटिंग ग्लैंड्स है, उन स्वेटिंग ग्लैंड्स ने फौरन पसीना बनाना शुरू कर दिया। अब मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, अब हो क्या रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी से ये पसीना एवेपोरेट होना शुरू हो गया है, इसकी एवेपोरेशन हो रही है। और जब ये एवेपोरेट होगा तो हमने पढ़ा है एवेपोरेशन काज कूलिंग, कूलिंग काज करता है। तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर इस तरह 37 ही मेंटेन है। हालांकि इस वक्त शायद बाहर का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 ही है। उसकी रीजन क्या थी, मेरे पास कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सिस्टम है, उन्होंने इस तरह काम किया, सिग्नल सेंड किए, रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किए, कंट्रोल सेंटर को दिए, कंट्रोल सेंटर ने आगे इंस्ट्रक्शंस दे दी इफेक्टर्स को और इफेक्टर्स ने अपना फंक्शन शो किया। वो क्या फंक्शन शो किया, पसीना बना के, ताकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर, इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म? व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म? द मैकेनिज्म, द फीडबैक मैकेनिज्म that show effects in opposite to the stimulus। देखें, स्टिमुलस थी गर्म एनवायरनमेंट की, गर्मी की, लेकिन फंक्शन क्या शो हुआ, बॉडी को ठंडा करने का। ये है नेगेटिव फीडबैक, ऑपोजिट काम किया है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। जैसे बाहर गर्मी है, इस वक्त गर्मी है, आप एसी चला देते हैं, एसी क्या करता है, कूलिंग करता है। ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एसी ने ऑपोजिट काम किया है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या थी, गर्मी, एसी ने क्या किया, कूलिंग की। तो ये कूलिंग दैट इज ऑपोजिट टू द वार्म एनवायरनमेंट। यार आपको मेरी बात की समझ आई है? मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की आपको कि फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि आपका रिस्पांस कंट्रोल सिस्टम ऑपोजिट वर्क करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। अगर आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई वार्म है तो आपके जो मैकेनिज्म है स्वेटिंग का, ये आपकी बॉडी को कूल कर देता है। दूसरी एग्जांपल मैंने कॉमन एग्जांपल दी कि अगर आपके एनवायरनमेंट में गर्मी हो, आप एसी चलाते हैं, एसी कूलिंग काज करता है, तो ये कूलिंग दैट इज अपोजिट टू द वार्म इम्पैक्ट। ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जी, ये वही प्रोसेस है। उसके बाद यही वो आपको मैंने बता दिया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक?
फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली डिटेक्शन ऑफ चेंज। फीडबैक मैकेनिज्म वो है जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज को डिटेक्ट करता है और सिग्नल सेंड करता है इफेक्टर्स को और रिस्पांस शो करता है। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पांस टू द कंट्रोल सिस्टम इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सेंडिंग ऑफ सिग्नलिंग। जिसने ये लिख दिया 2 नंबर पक्के उसके फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? 2 काम करता है, एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज को डिटेक्ट करता है, दूसरा सिग्नल सेंड करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? एन इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपोजिट रिस्पॉन्स शो करता है। अगर बाहर गर्मी होगी तो ये सर्दी शो करेगा, बाहर सर्दी होगी तो ये गर्मी शो करेगा। जैसे अगर सर्दियों में बाहर सर्दी होती है, आप हीटर चलाते हैं, दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अपोजिट आप वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? एन इनहांसिंग और इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू द चेंज। बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंज होगी, आपका मैकेनिज्म उस चेंज को और भी गुना बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के फंक्शन को और भी ज्यादा इन्हांस कर देता है, ये होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यार अब मैं ना आपसे ये क्वेश्चन करने लगा हूँ कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, आपने कहना है, आपने उसका आंसर भी बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या आंसर देना है, फिर मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे पहला क्वेश्चन करने लगा हूँ कि यार मुझे बताएं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। आपने पता क्या आंसर देना है? आपने कहना है ये ऐसा मैकेनिज्म है जो चेंज को डिटेक्ट करता है और सिग्नल सेंड करता है, बस इतना आंसर दे देना है। फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूंगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। आपने पता क्या कहना है? सर ये इनवर्स रिएक्शन शो करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। फिर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन करूंगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। आपने कहना है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रही है, ठीक है, उसके इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, इनहांसिंग या इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्स टू द चेंज। आपने सिर्फ इतना आंसर देता है, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू द चेंज इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब मैं आप स्टूडेंट्स को मेंशन करने लगा हूँ, जिसका मैं नाम लूंगा वही मुझे इसका आंसर देगा। जी मुझे आंसर देंगे पहले अब्दुल रहमान। आप मुझे सुन रहे हैं बेटे? अब्दुल रहमान मेरा भाई, मेरी जान, आप मुझे सुन रहे हैं? जिसको नहीं आता होगा ना वो मुझे क्लियर बता देगा कि मुझे नहीं आया, चुप करके नहीं बैठना बेटे। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को मेरी आवाज आ रही है? जी अब्दुल रहमान, क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म सर ये चेंज को डिटेक्ट करता है और सिग्नल सेंड करता है। सिग्नल सेंड करता है। गुड, देखिए कितनी तवज्जो से इसने लेक्चर सुना है। उसके बाद है जी अब्दुल हादी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आप बताएंगे। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म? आप अपने आप को, जब मैं क्वेश्चन करने लगूं तो आप अनम्यूट कर लिया करें। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है अब्दुल हादी? सर वो ऑपोजिट रिएक्शन शो करता है, ऑपोजिट रिस्पांस आता है, ऑपोजिट रिस्पांस आता है। कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं सर। क्यों बच्चे, अभी तो मैंने आपको बताई है, आपने सुना नहीं? आपने कहा है अगर बाहर एनवायरनमेंट ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा, तो अंदर एसी है, जी जी फीलिंग दे रहा है। हाँ देखें, ये नेगेटिव फीडबैक हो गया कि आपने ठंड कर दी, बाहर गर्मी थी, अपोजिट। जैसे दिन और रात अपोजिट है, गर्मी और सर्दी अपोजिट है। अगर आप इसी को बायोलॉजी के लिहाज से आप डिफाइन करवाना चाहें, आप कहते हैं कि गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी जो है वो एवेपोरेशन करना शुरू कर देती है, और एवेपोरेशन काज कूलिंग, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे ये वाली एग्जांपल देगा, ठीक है? अच्छा मैं अब पूछ रहा हूँ तलहा से।
चला पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? पॉजिटिव में जो रिस्पांस होता है वो इनहांस हो जाता है। जी बिल्कुल, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज होती है उसको और भी ज्यादा इनहांस कर देता है। आप इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल सर जी, इंक्रीज, जैसे मैंने इंजाइम्स का एक्शन की बात की थी, ठीक है, इंजाइम्स एक दूसरे के फंक्शन को इन्हांस करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं फरहान से पूछूंगा कि नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल आप देंगे। व्हाट इज फीडबैक एंड व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? सर जी फीडबैक सर जी, ये एक मिनट सर जी, सर जी चेंज सर जी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सर जी चेंज, और सर जी उसके मुताबिक हमारे बॉडी को सर जी ये क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम को रिस्पांस सेंड करना सर, ये फीडबैक सिग्नल है। सेंड करना, ठीक हो गया। डिटेक्शन ऑफ ठीक हो गया। और चेंज सर जी एंड सेंडिंग द सिग्नल डिटेक्शन ऑफ चेंज, टू यस द सर, और इफेक्टर इज इंटरनल कॉल्ड एनवायरनमेंट फीडबैक को मैकेनिज्म। अपने, यस सर, जी फीडबैक। और अब सर जी नेगेटिव इसकी फीडबैक नेगेटिव बताएं। फीडबैक में एग्जांपल आती है सही। नेगेटिव फीडबैक में सर जी ये जैसे कि बाहर अगर गर्मी है और हमारे सर जी बॉडी सही ऑपोजिट वर्क करती है, अपोजिट वर्क एक्सटर्नल करती है। एनवायरनमेंट के सर जी ऑपोजिट वर्क करती है, तो हमारी Good. बॉडी सर जी रिस्पिरेशन सॉरी कह रहा हूँ सर जी, प्रिस्पिरेशन स्टार्ट कर देती जी है, और सर जी जिसके मुताबिक सर जी कूलिंग इफेक्ट शो होने लग जाता है, मींस के उसके ऑपोजिट वर्क हो गया गर्मी के गुड इफेक्ट को कम करने के लिए। गुड, बहुत अच्छा फरहान ने आंसर दिया। गुड। अच्छा, ये उसकी एग्जांपल है कि ये देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। स्टिमुलस आई, पॉजिटिव स्टिमुलस, और इसने रिसेप्टर को सिग्नल दिया, रिसेप्टर ने सिग्नल दिया कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने सिग्नल दिया इफेक्टर को, और इफेक्टर ने अपना रिस्पांस शो किया, और उसने जो रिस्पांस शो किया वो उसको और ज्यादा बढ़ा के दिया, इसलिए पॉजिटिव का साइन शो कर रहा है कि उसने उसके फंक्शन को इन्हांस कर दिया है, इसलिए इसे हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इनपुट यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस होती है, उसने जनाब सिग्नल सेंड किया कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को, और इफेक्टर ने उसको जो है अपोजिट शो किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और यहाँ पे जब फंक्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए डिक्रीज द टेम्परेचर, कि इनपुट थी इंक्रीज द टेम्परेचर, और आउटपुट हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज द टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। ओस्मो रेगुलेशन, मैंने बहुत दफा आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दिया। व्हाट इज द osmo regulation? Osmo regulation is to maintain the water and salt concentration within the narrow range of limit within the cell is called osmo regulation. बेसिकली ये वाटर की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको मैंने कल भी कहा था, अगर सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो सेल के बर्स्टिंग के चांसेस होते हैं। इसी तरह हमने कहा था, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं। वाटर आपको पता है दैट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। और आपने पढ़ा कि सेल का एक मेजर जो कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। इसके अंदर भी वाटर होता है, और सेल के जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, और साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम अमाउंट पानी की होती है। सो ये जो वाटर है दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल। हर सेल की अपनी एडेप्टेशन होती है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इस मेंटेनेंस को वाटर जी सर वो पॉजिटिव फीडबैक की जो एग्जांपल है, अगर आप वो थोड़ी इलेबोरेट कर दें या उससे कोई सिंपल थोड़ी सी एग्जांपल हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल आपने जो है वो जो है ना फूड लिया है, इनटेक ऑफ फूड किया है,
खाना खाया है। यस सर। हुआ ये कि पहले मुंह में आपने नवाला मुंह में डाला, आपने ठीक है पढ़ा कि सर। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। यस इसके सर। अलावा ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है जो उसको मॉइस्ट कर देता है, और यहाँ पे कुछ यस सर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आपने उसको निगला, वो आपके जो है वो मैदे के अंदर गया, वहां पे फिर एंजाइम होंगे, पेप्सिन है, पेप्सिनोजिन्स वगैरह है, ठीक है। अब वो फिर क्या करेंगे, उसकी फर्दर डाइजेशन करेंगे। पहले ये एंजाइम थे आपके ओरल कैविटी के अंदर, उन्होंने उसको इन्हांस किया डाइजेशन के प्रोसेस को, फिर आपकी फूड खुराक मैदे में गई, वहां पे फिर एंजाइम्स ने उसको फर्दर उसकी डाइजेशन में हेल्प की, उनके फंक्शन को फर्दर इनहांस कर दिया। फिर आ गई फूड कहाँ पे एंटर हो जाती है, इंटेस्टाइनल पार्ट में, वहां पे फिर एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो फर्दर उसको डाइजेस्ट करते हैं और उनके फंक्शन को इनहांस करते हैं। देखिए पहले एक एंजाइम ने एक फंक्शन को इनहांस किया, फिर दूसरे एंजाइम ने उसी फंक्शन को इनहांस किया, फिर तीसरे एंजाइम ने उसी फंक्शन को इनहांस किया। ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब समझ आइए, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया। यस सर। क्लियर है? यस सर। जी गुड। जी होम्योस्टैसिस हम बात कर रहे थे ओस्मो रेगुलेशन की, कि हमने वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म है और मीटिंग का टाइम भी बहुत करीब है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये जो है विद इन द शॉर्ट टाइम ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं। बेटे 3 पॉइंट्स आप याद रख लें। एक इन्वायरमेंट होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, दूसरा होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, तीसरा होता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। व्हाट इज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट? आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक कहते हैं सल्यूट को। हाइपो मीन लेस, टॉनिक मीन सल्यूट। डिफाइन कैसे करवाएंगे? लेस सल्यूट विद इन द सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ये आप अपने पेज पे लिख लें, इतनी शॉर्ट डेफिनेशंस आपको कहीं से नहीं मिलेंगी मेरे ख्याल से। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, लेस सल्यूट विद इन द सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन सबने लिख ली है ना? लेस सल्यूट within the less cell solute is concentration called within the hypotonic solvent. environment। अब क्या होगा? कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जहां जहां साल्ट मूव करेगा वहां वहां पानी मूव करेगा। मैंने आपको बताया हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मींस के सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये होता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। दूसरा होता है हमारे पास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव और टॉनिक का मतलब होता है सल्यूट। मींस कि हायर सल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल के अंदर और बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम हो, इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, less solute outside of the environment, hypertonic environment, more solute
into the external environment, isotonic environment, same concentration of solute within the and outside of the cell is called isotonic environment. देखें यहाँ पे आए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की। इसमें ये होता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। अब सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैंने आपको बताया कि जहां जहां सल्यूट मूव करेगा, साल्ट मूव करेगा, वहीं वहीं पानी मूव करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मींस के साल्ट ज्यादा है, तो पता चला जहां पे साल्ट ज्यादा है वहीं पे पानी भी ज्यादा होगा। तो इसलिए सेल के अंदर साल्ट भी उसको रेगुलेशन को मेंटेन रखने के लिए सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो बाहर से पानी भी सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और सेल फ्लैसिड होगा, फूलेगा। ये आप डायग्राम देखें, सेल फ्लैसिड है, फूला हुआ है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल फूलता है। क्यों फूलता है? क्योंकि सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। हमने कहा जहां जहां साल्ट मूव करता है वहीं वहीं पानी मूव करता है। साल्ट भी अंदर आ गए सेल के अंदर, पानी भी अंदर आ गया और सेल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। दूसरी एग्जांपल आप देखें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब जहां जहां सल्यूट होगा वहीं वहीं पानी होगा। बाहर सल्यूट ज्यादा है मींस के सेल के अंदर से भी पानी बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ओसमो रेगुलेशन को मेंटेन रखना होता है ताकि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए। अब सेल से पानी बाहर निकल गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए सेल श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल फूल गया था, क्यों? पानी अंदर एंटर हुआ था, पानी अंदर एंटर हुआ, सेल फूल गया। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पानी बाहर निकल गया, सेल श्रिंक हो गया। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में बाहर और अंदर साल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन सेम होती है, इसलिए सेल का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहता है। यहाँ पे देखे ना सेल फूला हुआ है और ना ही इस तरह श्रिंक किया हुआ है। जी नेक्स्ट है हमारे पास, ये वही इसको डिफाइन करवाया गया है, यही वो एग्जांपल दी हुई है कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपका ये देखें यहाँ पे बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी सेल से बाहर निकल रहा है, और जब पानी सेल से बाहर निकल रहा है तो सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा। देखिए हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल श्रिंक कर रहा है। और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में देखिए पानी कॉन्स्टेंटली एंटर भी हो रहा है और पानी निकल भी रहा है, मींस के आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट और इनसाइड जो है वो कंसंट्रेशन सेम है। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि सेल के अंदर सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, और हमने कहा कि जहां पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पानी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि ओस्मो रेगुलेशन के जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन रखा जाए। सेल के अंदर पानी एंटर होगा, सेल फ्लैसिड होगा। देखिए यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज कम है, और यहाँ पे बिल्कुल ही ये सिकुड़ गया है। जी अब किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर की बेस है ये 3 टर्म, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। जी सर मेरा पिछला लेक्चर मिस हो गया था तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं? जी वो आपके क्लास फेलोज के पास होगा, मैं भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यस सर। ठीक है।